जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों को एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे करना है वो बताया जा रहा था, यानी कि वही टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट का जो भी क्लासेस है उसको एंड कर दूँ। अब आप लोग का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो आज जो है ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद कल से ही हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अब जो लाइव क्लास है वो तभी चलेगी जब स्टूडेंट्स होंगे तब। अभी ये 10-11 स्टूडेंट हैं, तो ऐसे जावास्क्रिप्ट की लाइव क्लास नहीं चलेगी। जैसे भी चल रही है ना क्लास, तो अब नहीं चलेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, जो आपसे प्रॉमिस किया गया है वो कराया जाएगा, लेकिन उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। सीधा यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो जाएगा, आप वहीं से देख लेना। ठीक है, जो भी चैप्टर्स हैं उसको पढ़ा दिए गए हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्लास है ना, यानी कि क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोडिंग कैसे करनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो नहीं बताया गया है। तो फिलहाल उसका नीड नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि अभी अगर आपको बता भी दिया जाए तो वो आपके किसी काम का नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जरूरी नहीं है कि हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सारा टॉपिक कवर करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जनरली जितने टॉपिक्स कवर करने चाहिए हमें, जो हमारे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में हमारी हेल्प करेंगे टॉपिक्स, उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल हो सकता है एक और लाइव क्लास चले, हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओवरव्यू आपको मिलेगा पूरे प्रोजेक्ट का कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कल आइए और कल ही डिसीजन होगा कि लाइव क्लास चलेगी नहीं चलेगी। अगर कल के लेक्चर में 20+ स्टूडेंट आएंगे तभी अगले दिन क्लास चलेगी जावास्क्रिप्ट की, यानी कि लाइव क्लास तभी चलेगी जब कल वाले लेक्चर में 20+ स्टूडेंट होंगे। अगर 20 से एक भी स्टूडेंट कम रहेंगे तो प्रोजेक्ट का लाइव क्लास नहीं चलेगा, वीडियो जाएगा, आप लोग यूट्यूब से ही देखिएगा उस चीज़ को। ठीक है, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ कि आप लोग अगर पढ़ रहे हो, मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना, आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो देखते हो, सब कुछ करते हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो कैसे रीच मिलेगा हमें यूट्यूब चैनल की, है ना। आप लोग ना कमेंट करेंगे ना लाइक करेंगे, कुछ करते ही नहीं, बस खाली वीडियो देख लिया छोड़ दिया। ठीक है, तो कम से कम एक कमेंट कर दो कैसा आपको लगा है, लाइक कर दिया करो वीडियोस को। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए आप लोग थोड़ा। चलिए, तो कल ही अब डिसीजन लिया जाएगा कि जो है आगे के जावास्क्रिप्ट के लेक्चर जो है लाइव चलेंगे या डायरेक्ट यूट्यूब पे ही वीडियो जाएंगे। ठीक है, तो कल अगर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तभी क्लास चलेगी लाइव। अब नहीं तो प्रोजेक्ट मैं अब बनवाऊंगा, जैसा प्रोजेक्ट बनवाना है वैसे ही बनवाऊंगा, पूरा बड़ा ही प्रोजेक्ट रहेगा, लेकिन उसका रिकॉर्डेड वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, तो अब उस समय आप लोग उस देखिएगा, डेली वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर ही, वहीं से देख लिया करिएगा। ठीक है, जितना पढ़ाना था जावास्क्रिप्ट के अंदर लगभग आज खत्म हो जाएगा। कल की जो लेक्चर होगी उसमें जो है हम प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट बड़ा भी है, उसको आपको पूरा कंप्लीट बताया जाएगा क्या प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। तो आप लोग कल जरूर आइएगा और कल ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे के लेक्चर लाइव होंगे या अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का वीडियो मिलेगा आपको, बस यही डिसीजन पेंडिंग में है कि हमारी जो लेक्चर है वो लाइव होगी या डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियो जाएगा। तो इसका डिसीजन हम कल लेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा कहा है कि अगर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तभी प्रोजेक्ट का लाइव क्लास चलेगा, और प्रोजेक्ट का लाइव क्लास चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि जब प्रोजेक्ट वगैरह में हम लाइव काम कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, आप कुछ पूछ सकेंगे, कुछ जो है लाइव पूछ पाएंगे। लेकिन वही रिकॉर्डेड वीडियो आपको जाएगा यूट्यूब पे, तो शायद आप कुछ वहाँ पर ना समझ में आए आपको, तो आपको पूछने की फिर वहाँ पर कोई वो नहीं रहेगी फैसिलिटी। अभी जैसे मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप हमसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना, कोई टॉपिक में डाउट है, कुछ हमने यूज किया उस वो आपको नहीं समझ में आया तो आप अभी हमसे पूछ सकते हो। लेकिन जब रिकॉर्डेड वीडियो डायरेक्ट जाएगा तो आप हमसे कुछ पूछ नहीं पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आप बाद में पूछने की कोशिश करें, तो बाद वाला जो होता है वो बाद में ही रह जाता, फिर कोई पूछता नहीं है।
है ना, टाइम ही नहीं मिलता, आपको भी नहीं टाइम है ना मेरे को टाइम है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो ही जाएगा अगर 20+ स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो। अगर 20+ स्टूडेंट रहेंगे कल वाली क्लास में तभी आगे की क्लास चलेगी। तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो क्या मतलब है अपना एफर्ट दे के, ठीक है। ना कोई टास्क कंप्लीट किया है। अब सबको यही चाहिए कि बस जॉब चाहिए सबको, तो जॉब ऐसे नहीं मिलता है, सब बस जॉब के पीछे पड़े हैं। जॉब लेने के लिए आपके पीछे जॉब आएगी, आप काम तो करो वैसा, जॉब ढूँढना नहीं पड़ेगा, आपको जॉब ढूँढते हुए आएगी, लेकिन आप काम कहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो जॉब के पीछे मत भागिए, ऐसा काम करिए कि जॉब आपके पीछे भागे, ठीक है। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? काम पे फोकस करिए अभी, काम अच्छा करिए, स्किल इंप्रूव कीजिए। अपनी स्किल जब इंप्रूव हो जाएगी तो आपको जॉब की टेंशन नहीं रहेगी, और किसी के कंपनी में जाएंगे ना जॉब करने के लिए, तो आपको उनकी कंपनी की भी टेंशन नहीं रहेगी, वो चाहे आज निकाल दे कल निकाल दे, आपको जॉब की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास स्किल है, आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे फिर वहां पर, है ना। आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, अगर आपके पास स्किल रहेगी तो आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कंपनी में भी आपकी वैल्यू रहेगी, कंपनी वाले भी सोचेंगे कि हाँ ये बंदा मेरे काम का है, कहीं ये यहाँ से चला ना जाए, ठीक है। तो इसलिए आपकी सैलरी वगैरह भी इंक्रीमेंट होती रहेगी, बिना कहे आपको सैलरी बढ़ेगी। लेकिन जब आप किसी के अंडर में काम करेंगे, सीनियर डेवलपर के अंडर में रहेंगे, पूछेंगे बार बार, तो कंपनी भी सोचेगी इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो, जाएगा तो ठीक है जाने दो उसको, ठीक है। तो अपनी स्किल इंप्रूव करने की कोशिश करिए पहले, ठीक है। तो कल ही डिसीजन लिया जाएगा कि लाइव क्लास चलेगा या जो है रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग की मर्जी, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइए, शेयर करिए वीडियोस को, स्टूडेंट्स को लेके आइए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट लेके आओ, खुद तो आओ सही से, खुद तो कार्य कर लो, जितने लोग आ रहे हो उतने लोग तो सही से काम कर लो, जितने लोग आ रहे हो क्लास में उतने ही लोग काम करो सही से, ताकि मुझे भी तो कुछ पता चले कि आप लोग कुछ सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, मैं बस सिर्फ पढ़ाते ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग जो है खास ख्याल रखें। देखिए, काम करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा, आपको टाइम लग रहा हो सीखने में चीज़ों को, तो टाइम दीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि आपका कोई जो है रूममेट है या कोई दोस्त है, वो 10 दिन में सीख लिया जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और आप जो है 3 महीने सीख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको मत सोचिए, आप अपना टाइम देते रहिए, ठीक है। तो जैसे-जैसे आप टाइम देंगे, आपकी स्किल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी, फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बस आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करिए। चलिए हम जो है आगे काम करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने फेच फंक्शन का यूज़ करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना सीखा था, ठीक है। मैं आपको एक प्लेलिस्ट रिकमेंड कर दूँगा अभी लास्ट में, अभी ही रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट है, यूट्यूब चैनल पर ही जाइएगा। प्लेलिस्ट इधर इधर ही, ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट है ना, इसको भी आप लोग ज़रूर कंप्लीट करिए। इसमें छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, सारा कंप्लीट करिए, जितना भी इसके अंदर वीडियो है, when I walked into सारा कुछ Salesforce for कंप्लीट the कर first लिए। अब वहाँ पर यानी कि जहाँ पर अभी जो क्लास चल रही थी आपकी, वहाँ पर अगर आपका कुछ छोटा होगा ना, तो यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये देखिए फेच वगैरह के बारे में यहाँ पर भी बताया गया है। तो ये जब क्लास, ये आखिरी क्लास है समझ लीजिए, कल हम प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखेंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो तब तक आप जो है प्रोजेक्ट का वीडियो जाता ही रहेगा। देखिए छोटा-छोटा वीडियो है, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट ऐसे है ना सब। इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके अंदर काफ़ी अमेजिंग चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये पूरा प्लेलिस्ट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है, इसको ज़रूर आप लोग कंप्लीट करिए, है ना। और ये जो लास्ट में एक ऑपरेशन यानी कि करंट ऑपरेशन का प्रोजेक्ट है, इसको भी कंप्लीट करिएगा। इसके अंदर पेजिनेशन भी बताया गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके यानी कि इसको अगर आप ऐसे काम करना अगर आपको आता है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जावास्क्रिप्ट की स्किल इम्प्रूव हो चुकी है। यानी कि आप बिना किसी के सजेशन के, बिना वीडियो देखे ऐसे काम करना अगर आपको आता है, इस तरीके का काम आप कर लेते हो, तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है।
आप अगली टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार हैं फिर, है ना? तो ये जो है प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर कंप्लीट करिए आप लोग। इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना कंपल्सरी है आप लोगों के लिए। पूरा शुरुआत से ही वीडियो दिखेगा। इसके अंदर जो है सारी चीज़ें, यानी कि जो मेन टॉपिक्स हैं उनको लगभग जो है कंप्लीट किया गया है, तो इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। कुछ टॉपिक जो आपके यहाँ पर छूट गए हैं पढ़ाना, वो वहाँ पर कवर किए गए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप लोग। इस पूरे प्लेलिस्ट को कंप्लीट करिए, लगभग इसमें 26 वीडियो है, ठीक है? अब कैसे कंप्लीट करना है, कैसे टाइम निकालना है, प्रोजेक्ट तो सभी को बनाना है। प्रोजेक्ट का जो वीडियो जाएगा उसको भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। लास्ट में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाता है ना, तो मैं उसको अपना एक और प्रीमियम प्रोजेक्ट का एक्सेस दूंगा। प्रीमियम प्रोजेक्ट का मैं एक्सेस दूंगा उसको, ठीक है? लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाया तब, ठीक है, तो आपको प्रीमियम प्रोजेक्ट का एक्सेस मिलेगा, और उससे लाख गुना अच्छा प्रोजेक्ट होगा वो, ये समझ लीजिए आप लोग। जो अभी हम लोग कल बनाने वाले हैं ना, उससे भी जबरदस्त प्रोजेक्ट है वो, जो कि प्रीमियम में है, ठीक है? तो उसको आप, उसकी एक्सेस आपको दी जाएगी अगर आप सही से काम कर रहे हो हमारे चैनल पर, तो यानी कि हमारे साथ सही से काम कर रहे हो तो, ठीक है? तो कल से ही हम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। कल तो ओवरव्यू चलेगा, सेटअप वगैरह कर लेंगे, कैसे काम करना है, क्या काम होगा समझ लेंगे, और परसों से ही आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलने लगेगा यूट्यूब चैनल पर। तो उसको कंप्लीट करिएगा। जब तक प्रोजेक्ट का वीडियो चलेगा, ये कोई 2-5 दिन का खेल नहीं है, प्रोजेक्ट आपका लगभग 15 से 20 दिन चलेगा, ठीक है? तो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिएगा, बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने के बाद हमें शो कीजिए कि हाँ सर मैंने ये कंप्लीट किया है आपके चैनल से, तो फिर आपको एक बोनस दिया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे काम करें हम लोग जी। तो लास्ट टाइम हमने जो है फेच फंक्शन पे काम कर लिया था। तो फेच फंक्शन के हेल्प से, यानी कि फेच फंक्शन के हेल्प से हम जो है एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना सीखते हैं, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी, यानी कि रिएक्ट वगैरह में भी यही इसी का यूज़ करें आप। अलग-अलग टेक्नोलॉजी में अलग-अलग तरीके होते हैं। बस आपको ये सीखना है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते कैसे हैं, है ना? तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे करते हैं वो यहाँ पर भी बताया गया है। तो यहाँ से भी ज़रूर आप लोग सीखने की कोशिश करिएगा, और यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो सिर्फ आपको प्रोसेस समझना है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे करना है किसी भी एपीआई का, ठीक है? तो हमने जो है लास्ट टाइम एक एपीआई का रिक्वेस्ट किया था, जिसने हमें इस तरीके का प्रोडक्ट दिया था, जो कि हमने अपने वेब पेज पे शो किया है, ठीक है? तो मैं डिज़ाइन को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, तो बस ये मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे काम करना है। हमने डेटा पेज लोड होते ही शो किया है, क्योंकि हमने पेज लोड होते ही एचटीटीपी रिक्वेस्ट किया था, और जो डेटा आया है उसको यहाँ पर लूप चला के शो कर दिया गया है, ठीक है? अब सपोज करो हमें यहाँ से कुछ डेटा भेजना है सर्वर पे, और उसको सर्वर के अंदर स्टोर करना है, ठीक है? तो भेजने के लिए जिस सर्वर पे आप भेजेंगे उसका आपका यूआरएल होना चाहिए, यानी कि उसका एपीआई होना चाहिए, तभी तो आप डेटा भेज पाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो है फेक स्टोर एपीआई इसका यूज किया था, तो इसी ये आपको प्रोवाइड करता है ऐड करने के लिए। ये देखिए ना, यहाँ पर नीचे होगा, ये रहा ऐड। तो यहाँ से हम ऐड कर पाएंगे डेटा। कैसे डेटा ऐड करना है, फेच फंक्शन कॉल करना है, उसके बाद आपको जेसन देना है, इस तरीके से डेटा वगैरह यहीं से भेजना है आपको। तो हम इस एपीआई का यूज कर रहे हैं, तो ये हमें सजेशन दे रहा है कि इसी तरीके से आपको डेटा भेजना है। अगर दूसरा तरीके से भेजेंगे तो डेटा सर्वर तक जाएगा नहीं, फिर एरर आएगा, ठीक है? तो ये वाली एपीआई आपको यूज करना है, ये यूआरएल है, इसी का यूज करना है हमें डेटा भेजने के लिए। तो किसी भी तरह का आप डेटा भेज सकते हो, बस इस फॉर्मेट में आपको भेजना है। मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास कोई बटन होना चाहिए, क्योंकि पेज लोड होते ही आप डेटा नहीं भेज सकते हो, है ना? हम एक बटन बनाएंगे, उस बटन पे क्लिक करने के बाद हम सर्वर पे डेटा भेजेंगे, और सर्वर के डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट की जो एक पहले पहले तो यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं हम लोग। तो नोटिस करिए, ये हमारा नेव बार है, इसी नेव बार के ठीक नीचे हमारा ये कंटेनर है, और इसके अंदर वो सारा प्रोडक्ट शो हो रहा है जो यहाँ पर आप देख रहे हो। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो कुछ कंटेंट है ही नहीं, शो कैसे हो रहा है? शो वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है, लूप चला के इसमें शो किया गया है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। चलिए यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसमें मैं क्लास दूंगा बीटीएन हाइफन प्राइमरी, और पी वाई 6 दे देता हूँ, यानी कि पैडिंग टॉप बॉटम 6,
px2 ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड डेटा। ठीक है, यहाँ पर एक बटन दिखेगा हमें, ये देखिए ऐड डेटा के नाम से। इसको मैं इधर दिखाना चाहता हूँ तो मैं काम करता हूँ, ये जो बटन है इसको कंटेनर के अंदर ही डाल देता हूँ। तो नोटिस करिए अभी जो बटन है हमारा वो कंटेनर के पास दिखा है यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट। अब इस पर क्लिक करते ही हमें डेटा भेजना है। तो डेटा प्रिपरेशन आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को पूरा भेजना है आपको। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके आपको समझाता हूँ। जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को खोल लेंगे, ये है। ठीक है, ये हमने गेट करने के लिए, उसके बाद हम जो है सेट करने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं जरा इस तरीके से ऐड डेटा के नाम से। ठीक है, और इसको हम जो है बटन पे क्लिक करने पे कॉल करने वाले हैं। तो अभी हम इसको कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं उस डेटा को पेस्ट कर देता हूँ जो हमने। एक काम करता हूँ, मैं डेटा के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ जरा इस तरीके से, और इसमें मैं उस डेटा को रख देता हूँ जो कि हमें सर्वर पे भेजना है। तो जरूरी नहीं कि आप यही डेटा भेजें, इसमें नेम वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे ये ईमेल है तो यहाँ पर आप कुछ और कर दीजिए, मैंने just@gmail.com कर दिया। ये यूजर नेम है ना, ये पासवर्ड है। तो एक फॉर्मेट है जो कि इसी तरीके का ये डेटा जो है सर्वर आपका एक्सेप्ट करेगा। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको डेटा प्रिपेयर कर लेना है। अब आपके पास डेटा हो चुका है, अब आपको फेच फंक्शन को कॉल करना है और फेच फंक्शन की हेल्प से इस डेटा को आपको सर्वर पे भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं जरा। फेच फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो हमारा एपीआई का यूआरएल हो जाएगा। ठीक है, तो एपीआई का यूआरएल आपको यहीं से मिल जाएगा, ये आपका एपीआई का यूआरएल है। इसी को कॉपी कर लेंगे हम इस तरीके से, मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नोटिस करिए। अब आपको अगले आर्गुमेंट में एक जेसन देना है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का सिंबल देना है। इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी आपको मेथड के नाम से सेट करना है और रिक्वेस्ट का मेथड सेट करना है, यानी कि कौन सा रिक्वेस्ट आप करने जा रहे हो। तो याद रहे जब भी आप डेटा ऐड करना चाहेंगे सर्वर के अंदर तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। और जब भी आपको डेटा मंगाना होगा सर्वर से तो आपको गेट रिक्वेस्ट करना है। अब आप कहेंगे सर हमने यहाँ पर तो ऐसे गेट नहीं लिखा था, है ना, यानी कि हमने यहाँ पर तो गेट सॉरी मेथड का वैल्यू ऐसे गेट नहीं लिखा था, तो अभी तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो ही गया था ना। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जब ये यूआरएल हिट होगा ना तो बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट होता है वो गेट ही होता है। अगर हम यहाँ पर भी यानी कि यहाँ पर नीचे जहाँ पर अभी हम यूज करें, अगर हम यहाँ पर ना लिखें ये चीज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यूआरएल है इसका गेट रिक्वेस्ट किया जाएगा, और जब गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका डेटा ऐड नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आपको डेटा ऐड करना है तो ऐसे जेसन का सिंबल देना है अगला आर्गुमेंट। और ये जरूरी नहीं है कि सभी जगह एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने पे आपको इसी तरीके से डेटा पास करना हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हो सकता है कि आप जो है रिएक्ट वगैरह के अंदर काम कर रहे हो तो वहां पर एक्सीओएस ज्यादा यूज होता है, वो भी एक तरीका है। जैसे फेच फंक्शन एक तरीका है ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने का, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। वैसे ही एक लाइब्रेरी है जब हम रिएक्ट के अंदर काम करते हैं उसका यूज करते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए, जिसका नाम है एक्सीओएस। इसी तरीके का एक और लाइब्रेरी है सुपर टेस्ट करके, उसका हम यूज नोड जेएस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के। ठीक है, तो अगर आपको एक जगह पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने आता है तो दूसरी जगह पे भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो याद रहे जब भी आपको डेटा ऐड करना होगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट आपको करना है। अब डेटा आपको भेजना कहाँ कैसे वो आपको यहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मालूम है तो बॉडी के देखिए बॉडी के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, अगली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप कॉमा से सेपरेट करिए, बॉडी को सेट करिए और इसी बॉडी में आपको डेटा भेजना है। तो नोटिस करिए यहाँ पर जिस तरीके से डेटा भेजा गया है ना, यहाँ पर देखिए बॉडी लिखा गया उसके बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये एक प्योर ऑब्जेक्ट है, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सर्वर पे भेजना है। तो आप चाहें तो ऐसे यहीं पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो हमारा डेटा है उसको दे देंगे। ठीक है, बस अब आप ये स्ट्रिंग पास कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए बॉडी और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया गया है और डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और सर्वर पे चला जाएगा इस तरीके से। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी किया है, ये जो डेटा है हमारा इसको हमने क्या किया स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में रखा और बॉडी में हमने इस स्ट्रिंग को पास कर दिया। तो अभी भी यही डेटा पूरा जाएगा। यहाँ पर जो लिखने का तरीका यूज किया गया है
वो एक ही मतलब सेम मतलब सेम लाइन में सारा कोड कर दिया गया है, स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, ऑब्जेक्ट भी यहीं पर बना दिया गया है। लेकिन ये तरीका थोड़ा आसान है, पहले आप अपना डेटा प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद अपने डेटा को चाहे यहीं पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि ये छोटा प्रोसेस है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस को यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, ये भी यहाँ पर छोटा ही दिखेगा, ठीक है। और इसको कमेंट कर दीजिए या हटा ही दीजिए। तो या तो आप ऊपर कन्वर्ट कर लीजिए या तो यहीं पर कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और बॉडी में जाएगा, यानी कि बॉडी के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट हुआ है यहाँ पर, जो कि सर्वर में रिसीव होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर से वो डेटा ऑटोमेटिकली निकाल लेगा, इस डेटा को निकाल लेगा, इसको दोबारा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा और डेटाबेस में स्टोर भी कर देगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको। अब आपको क्या करना है, इसके लिए एक्सेप्शन हैंडल ही करना है, इसकी सर्वर से रिस्पॉन्स कैसा आया। तो यहाँ पर आप देन फंक्शन का यूज करिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है रिस्पॉन्स को रिसीव कर लीजिए इस तरीके से, मैंने रिसीव किया, ऐसे रिस्पॉन्स को मैंने रिसीव कर लिया, कॉल बैक को डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो इंटर भी कर सकते हो, कंसोल और डॉट लॉग का यूज करेंगे इस तरीके से, और रिस्पॉन्स को हम प्रिंट कर देंगे। तो मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया, डॉट ला के कैच फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरीके से हम। यहाँ पर हम एरर को रिसीव करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो ये कैच कर लेगा, और कंसोल डॉट लॉग कैच करते हैं इस तरीके से हम, और एरर को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। और कैच यहाँ पर आप इंटर करके लिख सकते हो, लास्ट में टर्मिनेट करेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये समझ लीजिए कि एक ही स्टेटमेंट है, यानी कि एक ही लाइन का कोड है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, बस इस फंक्शन को कॉल करना है, ऐड डेटा वाले को। तो अब इस डेटा को चाहे तो यहीं पर कॉल कर लें, या तो यहाँ पर बटन है डायरेक्ट यहीं पर ऑन क्लिक लगा दें, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने कॉल करना आपको बताया है कैसे कॉल करना है, मैं यहीं पर कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक फंक्शन का यूज करूँगा, और ऐड डेटा के नाम से जो हमारे पास फंक्शन उसको कॉल कर लूँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कॉल कर लिया इस तरीके से। इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है काम करेंगे आगे। तो ये जो कोड है सारा मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अलर्ट करूँगा सबसे पहले। तो पहले मैं क्लिक करके देखूंगा कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करूंगा, नोटिस करिए अलर्ट हो गया। अब इस कोड को हम अनकमेंट कर देंगे, तो बस इस कोड को आप अनकमेंट कर दीजिए और देख लेते हैं क्लिक करके। तो मैंने ऐड डेटा पे क्लिक किया, थोड़ा सा ये टाइम लेगा रिस्पॉन्स देने में। कंसोल खोल लेते हैं, आ गया होगा रिस्पॉन्स, ये देखिए रिस्पॉन्स आ गया ना इस तरीके से। देखिए आपने इस यूआरएल का रिक्वेस्ट किया है, ओके का वैल्यू ट्रू है, स्टेटस कोड नोटिस करिए क्या आया 200, यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली सर्वर तक पहुंच चुका है और डेटा आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। क्या ऐड हुआ उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें यहाँ पर जो है जेसन फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर से डॉट जेसन के नाम से फंक्शन कॉल करिए, और इसके लिए भी आप देन को डिफाइन करिए। तो ऐसे मैंने यहाँ पर डेटा को रिसीव कर लिया, डेटा मत रिसीव करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंसोल और डॉट लॉग कैच करेंगे और यहाँ पर हम डेटा को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एक बार रिलोड कर लेते हैं, इस तरीके से मैंने रिलोड कर लिया। ऐड डेटा पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये देखिए ना, तो आईडी मिल गया, इसका मतलब ये डेटा स्टोर हो चुका है सर्वर के अंदर, समझ गए आप लोग। तो ये दिखेगा नहीं आपको क्योंकि हम दूसरे का एपीआई यूज कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा बनाया गया एपीआई नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम अपने बैकएंड में जाते और चेक करते कि हाँ डेटा स्टोर हुआ कि नहीं, हमारे पास डेटाबेस का एक्सेस होता। तो अब ये उनके डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा, ठीक है, जिस एपीआई का आपने रिक्वेस्ट किया है, समझ गए आप लोग। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई वगैरह नहीं बनाई जाती है, बनेगी भी नहीं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई नहीं बनती है, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है नोड.जेएस। अगर आप जो है एपीआई बनाना चाहते हैं, एपीआई वगैरह पे काम करना चाहते हैं, तो नोड.जेएस आप पढ़िए, और नोड.जेएस का हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स है, उसको आप जो है ले सकते हो, और काफ़ी अमेजिंग कोर्स है वो, ये समझ लीजिए काफ़ी ज़बरदस्त कोर्स है। उसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो चुका है, परफेक्ट। अभी हमें डिलीट का रिक्वेस्ट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो बटन है इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पर मैं डिलीट डेटा के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लूँगा। ऐसे मैंने डिलीट डेटा के नाम से फंक्शन कॉल किया, ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो कलर है मैं डेंजर कर देता हूँ, परफेक्ट। अब आपको यहाँ पर डिफिनेशन करना होगा डिलीट का, तो यहाँ पर आइए जरा, इस तरीके से कॉन्स्टेंट बनाइए डिलीट डेटा के नाम से। सबसे पहले हम अलर्ट करके देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है क्लिक करने पे कॉल हो रहा है कि नहीं। तो अलर्ट मैंने कर लिया। अब ये जो डिलीट वाला बटन है इस पर क्लिक करिए,
तो मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए अलर्ट हो गया। डिलीट का रिक्वेस्ट करने के लिए फेक पे जाइए, यानी कि फेक एपीआई पे जाएंगे। ये देखिए डिलीट है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूआरएल पता चल जाएगा। ये देखिए यूआरएल देना है, मेथड का वैल्यू डिलीट देना है, और यूआरएल के साथ आपको आईडी देना है कि कौन सा डेटा आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो ये यूआरएल है। हम चाहे तो यहाँ से भी पूरा कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए क्या करना है, डिलीट करना है ना, तो यहाँ पर आपको फेच फंक्शन को कॉल करना है। फर्स्ट आर्गुमेंट आपको यूआरएल देना है, तो यूआरएल आपको यहीं से मिल जाएगा, है ना। ये डिलीट का यूआरएल है, इसके साथ हमने आईडी दे दिया। ठीक है, कॉपी किया मैंने। ये जो हम लास्ट में नंबर भेज रहे हैं ना 6, ये कौन सा प्रोडक्ट डिलीट होगा उसकी आईडी है ये। ठीक है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। तो अगर सर्वर के अंदर डेटाबेस में 8 की आईडी होगी, यानी कि 8 नंबर का कोई डेटा होगा, तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 7 कर दिया, या मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, या 8 कर देता हूँ, या कुछ भी कर दीजिए। अगर डेटा होगा तो आप वो डिलीट ही हो जाएगा। मैंने 5 कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर टेम्पलेट लेटर और मेथड को जरूर डिफाइन करना है। तो मेथड का वैल्यू हम क्या कर देंगे, डिलीट। अच्छा, यहाँ पर आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है कैपिटल में लिखा गया है ना, तो उससे कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आप चाहें तो स्मॉल में लिखें, या आप चाहें तो कैपिटल में लिखें, उससे कोई इशू नहीं है। समझ गए आप लोग इस चीज को? ठीक है, तो चलिए जरा एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होगा, तो देन फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे इस तरीके से, कॉलबैक को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट जेसन के नाम से फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम जो है डेटा रिसीव कर लेंगे जो भी सर्वर से आया है। अब उसको कंसोल कर दीजिए आप इस तरीके से, तो कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, तो मैंने देखिए आईडी क्या दिया 5, तो ये जो है डिलीट हो जाएगा, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कंसोल में। तो इंसर्ट कर लेते हैं, कंसोल में जाएंगे, और मैंने यहाँ पर नोटिस करिए ऐड लिखा हुआ है, तो मैं इस बटन में चेंजेस करूंगा, क्योंकि शायद मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए वो लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर डिलीट डेटा लिख दूंगा। मैंने रिलोड किया, ये देखिए ना, क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। ठीक है, डिलीट पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आया तो एक काम करते हैं, हो सकता है कोई एरर वगैरह हो, इसलिए हम यहाँ पर कैच को भी रिसीव करेंगे, और मैंने एरर को रिसीव कर लिया। सॉरी, कैच फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे, एरर को रिसीव कर लेंगे, कंसोल कर देंगे एरर को। तो मैंने एरर को जो है कंसोल कर, ताकि कोई एरर भी हो तो हमें पता चल जाए। मैंने रिलोड किया, डिलीट पे क्लिक करूंगा, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है हमें। क्यों नहीं मिल पा रहा है, फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है क्या? अलर्ट करके देखेंगे एक बार हम फंक्शन को। तो नीचे का कोड अगर आपको नहीं चलाना है तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हो। मैंने रिलोड किया, डिलीट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, अलर्ट हो गया। इसका मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है, कोई इशू नहीं है, बस कोड में हमें शायद कोई प्रॉब्लम होगी, देख लेते हैं। हमने ठीक है डिलीट डिफाइन कर दिया है, रिस्पॉन्स जेसन डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक तो है सब कुछ। कैपिटल में ही लिख दें क्या? ऐसे तो इशू नहीं होना चाहिए। कोड काहे नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है भाई? मेथड डिलीट तो है, ठीक है। सर वो जो 6 लगा है एपीआई में वो हमने डाला है या? ठीक है, डिलीट हो रहा है। हमसे कहाँ पे गलती हो रही थी भाई? सर आप जेसन में ले रहे थे कर पहले। दिया गया है।
अब कौन सा चल रहा है? हम्म। आपने पहले जेसन में लेके उसको प्रॉमिस रिटर्न करवाया था। नहीं, ये देखिए, ये थोड़ा सा जो तरीका है ये वाला ना, ये बिगिनर के लिए तरीका नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सपर्ट के लिए है। ठीक है, देखिए जेसन को यहीं से रिटर्न कर दिया, रिस्पॉन्स के अंदर से जेसन यहीं से रिटर्न कर दिया गया। अब देन फंक्शन कॉल किया गया है, और ये जो जेसन है इसी को, यानी कि ये समझ लीजिए कॉल बैक है आपका, और कंसोल डॉट लॉग में जेसन को ही पास कर दिया, जेसन को रिसीव किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसके लिए देन फंक्शन पास किया गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा जो कोड है वो ये है, ये तो था हमारा कोड। अब मैं देख लेता हूँ, देखिए ये देखिए ये कोड है जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है, बट हमारा कोड नहीं चल रहा है, तो हम इसको मैच करेंगे कि हमसे कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस हमें रिजल्ट मिल गया तो हम इसको छोड़ देंगे, हम अपनी गलती जरूर देखेंगे कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। देखिए मैंने फेच फंक्शन कॉल किया है, यूआरएल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही मैच भी क्या करिए आप लोग, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ पे है। 5, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 5 का मसला कुछ नहीं, 5 6 8 जो भी है। मेथड यहाँ पर भी दिया गया है डिलीट, ठीक है, हमने भी वैसे लिख दिया डिलीट, परफेक्ट। हमने देन फंक्शन कॉल करके रिस्पॉन्स रिसीव किया है, और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स के अंदर जेसन फंक्शन कॉल किया है, डेटा को रिसीव किया है, फिर हमने कंसोल डॉट लॉग में डेटा पास कर दिया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी हुआ है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्स को रिसीव किया गया है, इसी रिस्पॉन्स के अंदर से जेसन फंक्शन कॉल कर लिया गया है। अब इसके लिए यहाँ पर देन फंक्शन कॉल किया गया है, और कंसोल डॉट लॉग में इस डेटा को रिसीव करके प्रिंट किया गया है यहाँ पर कंसोल के अंदर। तो हम ऐसे थोड़ा सा बड़ा तरीका यूज कर रहे हैं, यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग हैंड तरीका है, ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हमसे मिस्टेक कहाँ हो रहा है। मेथड ठीक है, देन रिस्पॉन्स जेसन, अच्छा ठीक है। देखिए रिस्पॉन्स के अंदर से हमने जेसन फंक्शन कॉल किया है ना, और डायरेक्ट हमने डेटा रिसीव कर लिया, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया ही नहीं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें कुछ इस तरीके से डेटा मिलेगा, ये देखिए मैंने ब्रेकर लगाया। अब यहाँ पर आपको देन फंक्शन कॉल करना है, और यहाँ पर अपने डेटा को रिसीव करना है। अब कंसोल डॉट लॉग में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझसे गलती क्या हुआ था कि डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ही कॉल बैक फंक्शन, यानी कि ये जो कॉल बैक फंक्शन था उसको हमने यहीं पर असाइन कर दिया था, इसी की वजह से प्रॉब्लम थी। तो ये जो कोड था नीचे वाला, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रिलोड किया और मैं इस पर क्लिक करूंगा, नोटिस करिए रिस्पॉन्स मिल गया ना इस तरीके से। तो जो डेटा डिलीट हुआ है उसका सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, यानी कि जो डेटा अभी डिलीट हुआ है रिसेंटली उसी का इन्फॉर्मेशन है ये। और यहाँ पर हम ID1 को डिलीट करते हैं, यानी कि मैंने 1 दिया, इसको रिलोड कर लेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए ये भी हमारी ID डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। जी क्लियर है चीज, बताइए भाई। तो डिलीट कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अपडेट का एक प्रोसेस बचा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं कि अपडेट कैसे करना चाहिए आपको। गेट करना आपने सीखा, ऐड करना सीखा, डिलीट करना सीखा। तो जनरली 4 ही प्रोसेस होते हैं, अपडेट करना, डिलीट करना, एडिट करना, सॉरी फेच करना, डेटा इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना, डेटा अपडेट करना। जनरली ये 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो 3 हमने देख लिए, 3 ऑपरेशन। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाला हमारा क्या है, अपडेट का है। तो अपडेट के लिए हमें API चाहिए होगा, यानी कि हमें URL चाहिए होगा। तो ये रहा अपडेट, इस पर क्लिक करिए। इसके लिए कैसा URL है ये देखिए ना, तो ये कुछ आपका जो है उसी तरीके से है, यानी कि जो हमने ऐड किया था डेटा उसी तरीके से डेटा है ये है। तो एक काम करते हैं, जनरली ऐसा कोड किया नहीं जाता है प्रोडक्शन रेडी में। प्रोडक्शन रेडी में डायनेमिक कोड किया जाता है, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, वही सारे रिक्वेस्ट करेगा। अभी हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग फंक्शन बना दिया, फेच करने के लिए अलग बना दिया, डिलीट करने के लिए अलग अलग बना दिया, ऐड करने के लिए हमने अलग बना दिया, हम अपडेट के लिए भी बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग बना रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन रेडी में काम करेंगे ना, ये क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग फेज में हो, तो आपको इसी तरीके से काम करना है, अभी इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, जब थोड़ा सा आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर, आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जेक्ट वगैरह, पैरामीटर वगैरह रिसीव करना भेजना समझ जाएंगे, तब आपको डायनेमिक तरीका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्शन रेडी या नोड जैसे वगैरह में काम करते हो, या रिएक्ट वगैरह में काम करते हो, या आप जो है
एज अ बैकएंड डेवलपर कहीं पर भी काम करते हो तो आपको ऐसे नहीं काम करना है कि सभी के लिए अलग अलग फंक्शन है, एक ही फंक्शन रहेगा जो सारे काम करेगा आपके लिए। ऐसे तो आपका कोड बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए अपडेट का भी कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ऐड वाला था, ऐसे ही अपडेट वाला भी रहेगा कुछ। इसके अंदर भी हमारा डेटा है, क्या डेटा हमें अपडेट करना है, ठीक है, वो यहाँ से भेजेंगे और इसको हम अपडेट के नाम से बना देते हैं। तो मैंने अपडेट डेटा फंक्शन, ये डेटा है जिसको हम भेज के अपडेट करेंगे सर्वर पे। अपडेट के लिए इसी यूआरएल का रिक्वेस्ट करना है, बस आपको यहाँ से आईडी देना है कि कौन से डेटा को आपको अपडेट करना है। तो मैंने 1 डिफाइन कर दिया, इसी का जो है यानी कि इसी यही डेटा अपडेट होगा सर्वर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हमने डेटा पास कर दिया है। यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं करना है, पुट रिक्वेस्ट करना है। याद रहे जब भी आपको डेटा अपडेट करना होगा तो आपको पुट रिक्वेस्ट करना है। यहाँ पर भी देख लीजिए, पुट रिक्वेस्ट करना है और बॉडी के अंदर आपको अपना डेटा दे देना है। तो वही चीज हमने भी किया है, बॉडी के अंदर अपना डेटा हमने डिफाइन कर दिया जो हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो नोटिस करिए मैं यहाँ पर just@gmail.com और यूजर नेम में मैं यहाँ पर आलोक कुमार लिख देता हूँ, यही अपडेट होगा। पासवर्ड ये है, ठीक है। इस सब को छोड़ देते हैं, ये हमने डिफाइन कर दिया है। और ये जो डेटा है उसको हमने बॉडी में पास कर दिया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने पास किया है, सर्वर पे जाएगा, ये हमने रिसीव किया। तो जब आप फेच फंक्शन कॉल करते हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसको हैंडल करने के लिए यानी कि डेटा आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, याद रहे ये चीज। रिस्पॉन्स के अंदर से आपको जेसन फंक्शन कॉल करना है। अब जेसन के लिए यानी कि जेसन फंक्शन के लिए भी आपको देन फंक्शन कॉल करना है और उसके जो उसका पैरामीटर होगा उसके अंदर कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन करना है इस तरीके से। और उस कॉलबैक वाले फंक्शन के पैरामीटर में आपको किसी भी नाम से आप आर्गुमेंट यहाँ पर रिसीव करिए, किसी भी नाम से, जरूरी नहीं कि आप डेटा दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा जो सर्वर ने आपको भेजा होगा, यानी कि सर्वर ने अपडेट करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स भेजा होगा वो यहाँ पर रिसीव होगा और उसी रिस्पॉन्स को हमने कंसोल में प्रिंट कर दिया है। तो अभी हमें अपडेट को कॉल करने के लिए एक बटन होना चाहिए हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर इसी बटन को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैं अपडेट डेटा के नाम से फंक्शन कॉल करूंगा। ये जो डेंजर है इसको मैं इन्फो कर दूंगा और यहाँ पर मैं अपडेट डेटा का फंक्शन अपडेट डेटा टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, एक और बटन है हमारे पास अपडेट के लिए, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और कंसोल में जाएंगे। नोटिस करिए मैं कंसोल में चला गया, अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए रेस्पॉन्स के रूप में कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पुट फंक्शन हमने कॉल किया है, डेटा दिया है इस तरीके से और ये डेटा सर्वर में अपडेट होगा, जो भी रिस्पॉन्स है वो मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। देख लेते हैं कि इनके वाले एपीआई से हम रिक्वेस्ट करके एक बार देख लेते हैं कि क्या कोई रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं अपडेट करने के बाद। तो ये अपडेट वाला एपीआई है, मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार टेस्टिंग करने के लिए कि कोई रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं, फिर हम मैच करेंगे कि हमें क्यों नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया, नोटिस करिए तो यही रिस्पॉन्स सर्वर से आ रहा है, इसलिए हमें भी वही रिस्पॉन्स मिला था, देखे ना इस तरीके से। तो सर्वर से यही रिस्पॉन्स आ ही रहा है ना, क्योंकि हमने उन्हीं का पूरा कंप्लीटली यूज कर लिया है जो कि वहां पर है। तो अभी भी पता चल गया आपको अब हमें कि सर्वर का रिस्पॉन्स जो है वो यही है, ठीक है। तो हम अपना कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यही हमारा कोड था, तो हमारे कोड में भी तो यही रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, नोटिस करिए, ठीक है। तो सर्वर का रिस्पॉन्स यही है, यानी कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं आएगा, बस जो अपडेट हुआ समझ लीजिए कि उसी से रिलेटेड एक तरीके का बस वहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, ठीक है। एमपीटी ऑब्जेक्ट है ये। परफेक्ट, समझ गए आप लोग, क्लियर है ये चीज जी। बताइए भाई। तो कल जरूर आइएगा, कल संडे है लेकिन हमारे यहाँ क्लासेस डेली चलती है, ठीक है। तो कल आप लोग जरूर आइएगा और प्रोजेक्ट में देखेंगे हम लोग क्या बनाने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। पाइथन हमारा कोर्स चल रहा है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करनी है, थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, तो आप हमारे साथ पाइथन में आ सकते हो। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है उसके अंदर भी, और काफी अमेजिंग तरीके से आपको पाइथन पढ़ाया जाए, बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये प्रीमियम रहेगा, ये यूट्यूब पे भी जो 2-4 वीडियो जा रहा है, उसके बाद सारे वीडियो हमारे प्राइवेट हो जाएंगे, फिर उन्हीं को जाएगा वीडियो जो हमारा कोर्स जो है, यानी कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है ना। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हीं को वीडियो जाएगा। अभी 4 से 5 लेक्चर जो है यूट्यूब पे जाएगा डेमो क्लासेस के लिए, ताकि अगर कोई आता है फ्यूचर में
तो उसको हम दिखा सकें हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पाइथन में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहें कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, बड़ी लैंग्वेज, तो उसके लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये मान लो, प्रियोरिटी मान लो, पहला काम आपको जो करना है वो इन तीनों को बहुत अच्छे से सीखना है, आपको बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, इसके अंदर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर आप आगे बढ़िए और आगे की चीजें भी आपको आसान लगेंगी, फिर पढ़ने में आपको मजा आएगा। क्योंकि जो पाइथन है उसको हम सिर्फ कंसोल बेस्ड लर्निंग नहीं, यानी कि CLI बेस पे नहीं काम करने वाले हैं, हम बिल्कुल एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो पाइथन के अंदर सिर्फ पाइथन नाम है उसका, लेकिन हम लोग बहुत काम करने वाले हैं, बहुत चीजों को यूज करने वाले हैं उसके अंदर। सर ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। जी मेघा जी बताइए। सर पाइथन का पेमेंट कितना है, उसमें पे पाइथन का 500 पर मंथ फी है, जब तक क्लास चलेगी आपको 500 हर मंथ देने हैं, पर मंथ। ठीक है, पाइथन का प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, तो क्या क्या पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ही चैप्टर में बताया गया है, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, 4-5 वीडियो जाएगा यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद सारे वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे, फिर उन्हीं को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा। नोट्स अभी आपको नहीं मिल रहा होगा, नोट्स आपको चैप्टर 6 से मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स कंप्लीटेड है, लेकिन अभी मैं पब्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो जा रहा है वो पब्लिक है, तो पब्लिक वीडियो के साथ हम नोट्स नहीं अटैच करेंगे। जब आपको प्राइवेटली हम भेजेंगे वीडियो तो उसमें नोट अटैच कर देंगे। ठीक है, तो नोट्स के लिए भी आप लोग थोड़ा इंतजार करिए 2-3 दिन और। वैसे आज मेरे ख्याल से पाइथन का चैप्टर 4 चलने वाला है। ठीक है, तो आज भी आप लोग आइए, काफ़ी अमेजिंग चीज़ पढ़ाई जाएगी पाइथन के अंदर। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ 10 मिनट, फिर हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। 9:05 पे लिंक जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, मैंने जो प्लेलिस्ट रिकमेंड किया है उसको आप लोग जरूर कंप्लीट करिए, ये वाली प्लेलिस्ट बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, इसको जरूर कंप्लीट करिए आप लोग, है ना, कंप्लीट कर ही लेना आप लोग, ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए कंपलसरी मैंने कर रखा है। मैं तो देखने जाऊंगा नहीं भाई, कंप्लीट करो ना करो, ये तो आपके बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ। वो अच्छी प्लेलिस्ट है, जो टॉपिक यहाँ पर छूट गए हैं ना उसमें कवर है वो, और मुझे मालूम है कौन कौन से टॉपिक छूटे हुए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। अभी आपको एरे के बहुत सारे फंक्शन नहीं पढ़ाए गए थे, फिल्टर है और इस तरीके के फाइंड है, ये दिखे ना फिल्टर वगैरह इसके अंदर बताया गया है, मैप फंक्शन, स्प्रेड ऑपरेटर, ये सब आपको नहीं पढ़ाया गया था अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा था। स्टार्ट विथ, एंड विथ, प्रॉमिस, है ना, तो इसमें बहुत सारे हैं, लेट कॉन्स्ट, ये सब जरूर कंप्लीट करिए इसको। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।